हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। इजी लर्निंग क्लासरूम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एसिड बेस इम्बैलेंस है। इससे रिलेटेड एम्स वगैरह में और पीजीआई के अंदर कंफर्म क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ में हम लोग एबीजी एनालिसिस और एबीजी सैम्पलिंग के भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एबीजी एनालिसिस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो एबीजी एनालिसिस क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो यानी आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो 4 पैरामीटर्स हम लोग देख पा रहे हैं। ब्लड का पीएच क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है ब्लड के अंदर, और साथ ही साथ बाइकार्बोनेट आयन जो होता है उसका अमाउंट कितना होता है। इन चारों पैरामीटर्स का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? एबीजी एनालिसिस कहलाता है। देन यहाँ पर एबीजी एनालिसिस के लिए हमें आर्टीरियल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आर्टीरियल ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरी से लिया जाता है? रेडियल आर्टरी से इसको लिया जाता है। सेकेंडरीली यहाँ पर अल्नर आर्टरी से भी लिया जा सकता है या फिर फिमोरल आर्टरी से भी इसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो एबीजी एनालिसिस को करने का क्या पर्पज़ होता है? इन चारों पैरामीटर्स की स्टडी करना। तो चारों पैरामीटर्स क्या है नॉर्मल? तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं पीएच कितना होता है नॉर्मल। ब्लड का पीएच होता है 7.35 से लेकर के 7.45। देन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है ब्लड के अंदर? 80 से 98 mm ऑफ Hg होता है। अगर इसको किलो पास्कल में करेंगे तो इसको यहाँ पर कन्वर्जन यूनिट है, पूछी जा चुकी एग्जाम्स के अंदर। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 7.5 mm ऑफ Hg होता है। तो इसमें अगर हम लोग 7.5 mm Hg से डिवाइड करेंगे तो 10 से 14 किलो पास्कल इसका पैरामीटर आएगा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है ब्लड के अंदर? आर्टीरियल ब्लड के अंदर 35 टू 45 mm ऑफ Hg। एंड बाइकार्बोनेट आयन जो होता है इसका लेवल कितना होता है? 22 से 27, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब भी हम लोग एबीजी एनालिसिस या एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ेंगे तो चारों पैरामीटर्स जो है हमें याद होना चाहिए अच्छे से। देन यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है अगली स्लाइड के अंदर हम लोग इसको समझने वाले हैं। देन यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी पेशेंट जो होता है हाइपोक्सिया से रिकवर कर रहा है तो मोस्ट स्पेसिफिक या एक्यूरेट मार्कर कौन सा होता है इन चारों के अंदर से हाइपोक्सिया की रिकवरी को असेस करने के लिए? तो वो कौन सा होता है? PaO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे अच्छा मार्कर होता है जो हाइपोक्सिया यानी बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी जो होती है उसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया की रिकवरी को असेस करने के लिए यहाँ पर जो है PaO2 जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है। देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि एबीजी एनालिसिस जो होता है हाइपोक्सिया की अर्ली फाइंडिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हाइपोक्सिया का अर्लीस्ट इंडिकेटर कौन होता है, कौन सा साइन होता है? तो इसका आंसर क्या देना हम लोग को? रेस्टलेसनेस। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर हम लोग गैसेज का जो है पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने वाले हैं। उससे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने ये रिप्रेजेंट किया है एक एल्वियोलाई से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरा लंग्स है जिसके अंदर एयर इन होती है और आउट होती है। देन यहाँ पर ये पल्मोनरी जो है कैपिलरीज होगी जहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। देन यहाँ पर ये हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। देन ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये ब्लड जो होता है वापस हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। देन यहाँ पर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन जो होती है पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाती है। तो आगे हम लोग समझते हैं पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो एयर का जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। तो ये जो टोटल प्रेशर है जिसके अंदर सभी गैसेज पाई जाती है। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन होता है एयर के अंदर, वो होता है ऑलमोस्ट 78%। ऑक्सीजन होता है वो होता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रेसेज के अंदर पाया जाता है। तो पार्शियल वर्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर वहाँ पर एग्जर्ट
करती है। तो जिसका जितना अमाउंट होगा उसका उतना ही पार्शियल प्रेशर होने वाला है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78% है, तो 760 का 78% अगर हम निकालते हैं तो अराउंड 600 mm ऑफ Hg हो जाता है। देन यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, तो वो उसका प्रेशर निकालेंगे हम लोग तो अराउंड 160 होगा, और CO2 का काफ़ी कम यहाँ पर प्रेशर होता है। तो ये एयर जब इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के बाद में इसमें ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है एयरवे से, जब ये चली जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर जो है चेंजेज यहाँ पर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है क्योंकि एल्वेलाई में एनी टाइम एयर प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो प्रेशर होते हैं ये हमें याद रखने होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि PaO2 जो होता है 80 से 98 100 mm ऑफ Hg तक होता है, और PaCO2 जो होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg हो सकता है। देन इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर होता है। हमें पता है कि गैसेस का डिफ्यूजन जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो जाता है। पूरा एक्सचेंज होने के बाद जो एयर बाहर निकलती है उस एयर के अंदर हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है सेम कंसंट्रेशन होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 16% होता है, जबकि इनहेल करी हुई एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना था 21% था, जबकि CO2 कितना हो जाता है यहाँ पर 5%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना होता है 21%, और एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना होता है 16%। तो जो 5% का डिफरेंस है वो कौन बढ़ जाता है वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितना होता है 5%। ये ABG एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ABG ब्लड सैंपल शुड बी टेकन बिफोर और आफ्टर 20 मिनट ऑफ सक्शनिंग। अगर किसी पेशेंट को उसी टाइम पे सक्शनिंग भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उस पेशेंट का सक्शनिंग करना है सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए, तो या तो ABG सैंपल सक्शनिंग से पहले करना है, या फिर सक्शनिंग किया है तो उसके बाद 20 मिनट तक रुकना है, देन आफ्टर ABG के लिए हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी सक्शनिंग करते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है सक्शनिंग की वजह से क्या होगा, अल्ट्रेशन वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम अपने पास जो डेटा आएगा, पैरामीटर्स आएंगे वो फॉल्स आ सकते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो सक्शनिंग से पहले ABG सैंपल करना चाहिए या फिर सक्शनिंग करने के 20 मिनट्स के बाद। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो ABG ब्लड सैंपल होता है वो किस वायल के अंदर लेना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेरिन वाली वायल के अंदर या सिरिंज के अंदर ही ABG के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। हिपेरिन हमें पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हिपेरिन एक तरीके का एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। देन यहाँ पर अगला पॉइंट है कि जहाँ से ABG सैंपलिंग लिया है, रेडियल आर्टरी से लिया है या फिमोरल से लिया है, तो वहाँ पर एटलीस्ट 5 मिनट के लिए उस पंचर साइट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके रखना है ताकि ब्लीडिंग को अवॉइड किया जा सके। अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है तो वहाँ पर ये टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा, जो कि 10 मिनट होता है। जब भी पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे होता है तो उसका PTINR हाई होता है। PTINR में डिटेल से आप लोग को पढ़ा चुका हूँ ब्लड वाले चैप्टर के अंदर। देन यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन आर्टरी जो कि ABG सैंपलिंग के लिए सेलेक्ट की जाती है वो होती है रेडियल आर्टरी, जबकि ओल्ड पेशेंट में फिमोरल आर्टरी से इसको प्रेफर किया जाता है। देन यहाँ पर अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे तो ABG सैंपलिंग जो है हर 8 घंटे के अंदर उसका किया जाना चाहिए ताकि उसका एसिड बेस जो है उसको हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर सके। ABG सैंपलिंग के लिए हम लोग रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं, तो ब्लड लेने से पहले उसको पंचर करने से पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलन टेस्ट। तो एलन टेस्ट क्यों ज़रूरी है, कैसे किया जाता है इसको परफॉर्म, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमें पहले सर्कुलेशन पता होना चाहिए कि हमारा जो हैंड होता है उसके अंदर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों से ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। तो हम लोग देखते हैं कि रेडियल आर्टरी को पंचर करने से पहले देखते हैं कि अल्ना के थ्रू प्रॉपर ब्लड सप्लाई है या नहीं, वो चीज़ को असेस करने के लिए एलन टेस्ट यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैंड को पहले थोड़ा एलिवेट करेंगे, ऊपर करेंगे, देन यहाँ पर फिस्ट को टाइटली क्लेंच करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। देन यहाँ पर दोनों हाथों से हम लोग अल्नर पे और रेडियल पे, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, हम लोग उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर फिस्ट को ओपन करेंगे, देन क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे। कहाँ से, अल्नर आर्टरी से प्रेशर को रिलीज करेंगे। अगर प्रेशर रिलीज करने के बाद में अल्नर से क्या होगा, ब्लड आगे की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो फिस्ट का जो कलर वाइट था वो अब क्या होगा, रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये 5 से 10 सेकेंड में ऐसा हो पा रहा है, कलर आ पा रहा है, इसका मतलब प्रॉपर यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, हम रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल
ले सकते हैं। लेकिन अगर अल्ना के थ्रू ब्लड प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेडियल आर्टरी को पंचर नहीं करना है, यानी इसको सेफ़ नहीं है कैनुलेट करना। देन हमें फीमोरल आर्टरी के ऑप्शन पे यहाँ पर जाना चाहिए। तो ये एक टेस्ट होता है जिसको रेडियल आर्टरी को पंचर करने से पहले परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमें याद होना चाहिए, 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही जो है हैंड्स का जो कलर है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। देन एक और टेस्ट है बारब्यू टेस्ट। ये हमें एबीजी सैंपल लेने के 24 आवर्स के बाद में इसको किया जाता है। एलन टेस्ट पहले किया जाता था, बारब्यू टेस्ट बाद में करते हैं। इसको क्यों करते हैं? टू असेस द पेटेंसी ऑफ रेडियल आर्टरी आफ्टर कैनुलेशन ऑफ एबीजी सैम्पलिंग। तो एबीजी सैम्पलिंग के बाद में जो रेडियल आर्टरी की पेटेंसी है उसको चेक करने के लिए इसको हम लोग करते हैं कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई वापस वहाँ पर स्टार्ट हुई है नहीं। तो इसमें एक पल्स ऑक्सीमीटर जो मैंने पढ़ाया था लास्ट से लास्ट लेक्चर में, तो उस लेक्चर में जाकर के पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करके इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों हैंड से हम लोग दोबारा से रेडियल और अल्नर को क्लेंच करेंगे। यहाँ पर हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर को अप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन यहाँ पर देखते हैं। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही क्लेंच करेंगे ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग रेडियल आर्टरी से प्रेशर रिलीव करेंगे। अगर रिलीव करने के बाद में जो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका मतलब रेडियल आर्टरी की पेटेंसी सही हो चुकी है, यानी वो वहाँ पर कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर हीमोस्टेसिस वहाँ पर हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। एसिड बेस इम्बैलेंस का मतलब होता है कि ब्लड की जो पीएच होती है 7.35 से लेकर के 7.45, ये नॉर्मल पीएच होती है। अगर इसमें किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन आता है तो वो कहलाता है एसिड बेस इम्बैलेंस। और ये मेनली 2 कारण से हो सकता है, रेस्पिरेटरी कंडीशन से या मेटाबॉलिक कंडीशन से। अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन से अगर पीएच लो होती है तो उसे हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और रेस्पिरेटरी कंडीशन से अगर पीएच हाई हो जाती है तो उसे हम लोग कहेंगे पीएच रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ऐसे मेटाबॉलिक कंडीशन से अगर लो पीएच होती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और पीएच हाई होती है तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। देन यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर है कि रेस्पिरेटरी कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि CO2 की मात्रा हाई होगी तो पीएच भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि CO2 की नेचर कैसी होती है, एसिडिक, और ऐसे बाइकार्बोनेट आयन की नेचर कैसी होती है, बेसिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटाबॉलिक कंडीशन में पीएच लो है तो बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, लो, क्योंकि जब एसिडिक कंडीशन जनरेट होगी तो बेस जो होगा वो बॉडी के अंदर क्या होगा, कम होगा, लो हो जाएगा बेस। ऐसे ही मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में हम लोग देख रहे हैं पीएच हाई है क्योंकि एल्केलोसिस कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होगा, यहाँ पर हाई देखने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इन एसिड बेस इम्बैलेंस के कॉजेज़ के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसमें जो ये फ़ॉन्ट है काफ़ी छोटे हैं, तो आप लोग अगर ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वीडियो की सेटिंग्स में जा करके आप इसको HD क्वालिटी के अंदर सेट करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज़। तो मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था कि हमें याद रखना है कि CO2 की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक, और बाइकार्बोनेट कैसा होता है, बेस। तो जब भी पीएच बढ़ती है तो बॉडी में एल्केलाइन कंडीशन होती है, और पीएच लो होती है तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस मिलता है। तो हमें यहाँ पर दोनों को कंपैरेटिव रूप से देखते हैं। कॉजेज को रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गई, ऐसे मेटाबॉलिक, तो ये 2 कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऐसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो हमें ये पैरामीटर्स देखने हैं कि एसिडोसिस हो रहा है मतलब पीएच डिक्रीज होगी, CO2 बढ़ जाएगा क्योंकि CO2 क्या है, एसिडिक कंडीशन होता है, जबकि बाइकार्बोनेट नॉर्मल देखने को मिलेगा। ऐसे ही एल्केलोसिस होगा रेस्पिरेटरी में तो पीएच इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एल्केलोसिस है, और CO2 जो क्या है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि CO2 एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल होगा। ऐसे मेटाबॉलिक कंडीशन में हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज हो रही है, ऐसे ही बाइकार्बोनेट आयन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन क्या है, बेस है, और बेस डिक्रीज होगा तो एसिड बढ़ेगा। ऐसे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में पीएच इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि एल्केलोसिस कंडीशन है तो पीएच इंक्रीज होगी, और बाइकार्बोनेट आयन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एल्केलोसिस है, यानी बाइकार्बोनेट इटसेल्फ क्या है, एक बेस है, तो बेस बढ़ेगा तो एल्केलोसिस कंडीशन यहाँ पर बढ़ जाती है। देन हम बात करेंगे कॉजेज़ की। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसकी बात करेंगे हम, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज़। तो हमें पता है एसिडिक कंडीशन कब हो रही है बॉडी के अंदर, जब CO2 की मात्रा बढ़ जा रही है बॉडी के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जा रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जा रहा है। तो हर वो कंडीशन जिसके अंदर क्या होगा, ब्रीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, डिस्निया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, COPD
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो रहा है या अस्थमा हो रहा है या और भी कोई लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, उस हर कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा और CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। देन दूसरा जो कॉजेज है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के क्या कारण है। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का मतलब CO2 की मात्रा बॉडी में क्या हो रही है, कम हो रही है या ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, जब भी पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट कराया जाए यानी डीप ब्रीथिंग अगर लगातार करता है पर्सन, जैसा कि एंजाइटी या पैनिक कंडीशन में करता है पर्सन, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है। या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट पे है और एक्सेसिव उसको सपोर्ट दिया गया है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का सेचुरेशन दिया जा रहा है, तो भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो सकता है। ऐसे मेटाबॉलिक कंडीशन के कॉजेज़ की बात करें तो मेटाबॉलिक में हमें पता है एसिडोसिस में pH तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण है। जैसे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाए, यानी अगर कोई पर्सन लगातार स्टारवेशन पे रहता है, फास्टिंग कंडीशन में रहता है, तो बॉडी में जो फैट्स वगैरह है वो टूट करके कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से, और कीटोन जो कि एसिड होते हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। रीनल फेलियर भी एक कारण है, क्योंकि रीनल फेलियर हो जाएगा तो H+ जो आयन होता है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा, और हमें पता है कि H+ जो आयन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का एसिड होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। देन यहाँ पर अगर किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है, तो डायरिया के केस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो कि इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो बॉडी से लॉस हो जाएगा, और बॉडी से बाइकार्बोनेट यानी बेस लॉस होगा तो एसिड बढ़ेगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। ऐसे ही एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी अगर पर्सन लो ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रहता है ज़्यादा टाइम पे, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिडोसिस बोल सकते हैं। तो ये भी एक कारण है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। देन यहाँ पर एक कंडीशन है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से क्या होगा, जो भी फीमेल है वो खाना कम खाएगी और बॉडी के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, कीटोन बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वहाँ पर हो सकता है। देन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या होता है, pH इंक्रीज हो रही है और बाइकार्बोनेट आयन भी इंक्रीज हो जाता है। तो क्या क्या कारण होते हैं इनके वो देखते हैं हम लोग। तो लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जैसे वोमिटिंग अगर पर्सन को हो रही है या फिर लवाज किया गया है यानी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बाहर निकाला गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में HCl बाहर आएगा, और HCl यानी एसिड बाहर आएगा, तो बॉडी में बेसिक कंडीशन बढ़ जाएगी, यानी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में भी वोमिटिंग हो रहा है, लेकिन वो वोमिटिंग क्या है, परसिस्टेंट और कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के लिए वोमिटिंग है, तो उसमें कीटोन बॉडीज़ बन जाते हैं। जबकि अगर एक बार में सीवियर वोमिटिंग हो रही है तो वहाँ पर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस डेवलप होगा। ऐसे ही कुछ ड्रग्स होती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं, तो ये एंटासिड ड्रग्स होती है, एंटी एसिड ड्रग होती है। तो एंटासिड्स में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, वो भी आप लोग लेक्चर जा करके देख सकते हैं। तो जब भी एंटासिड्स का ज़्यादा यूज किया जाता है तो एंटासिड्स क्या करते हैं, बॉडी के स्टमक के HCl को कम कर देगी, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायरेटिक्स, अगर डायरेटिक का ज़्यादा यूज करें तो भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डायरेटिक्स क्या करती है, पोटेशियम और H+ आयन को बॉडी से किडनी के थ्रू बाहर निकाल देती है वाटर के साथ, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। तो कोजेज़ को हम लोग ब्रीफ आउट करते हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के जो कारण है वो सारे रेस्पिरेटरी कोजेज होते हैं। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के जो कोज है वो हाइपर वेंटिलेशन या फिर एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन हो सकता है। एंजाइटी और पैनिक कंडीशन में ये हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो कोज है उसमें क्या होगा, कीटोन बॉडीज जब भी बने या फिर लैक्टिक एसिड बने बॉडी के अंदर, या फिर डायरिया की वजह से लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हो जाए, या रीनल फेलियर की वजह से हाइड्रोजन आयन जो है बॉडी के अंदर रिटेन करे, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या फिर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर भी हो सकता है। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के जो कोज है वो वोमिटिंग के केस में गैस्ट्रिक जूस जो होता है HCl लॉस होगा तो बॉडी में अल्कलाइन कंडीशन बनेगी, या फिर एंटासिड ड्रग्स होती है वो भी कोज कर सकती है, या फिर डायरेटिक्स का एक्सेसिव यूज़ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डायरेटिक्स जो होती है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन को और पोटेशियम आयन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करती है, जो कि एसिड होते हैं।
बात करते हैं साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्स, पीजीआई, डीएसएसबी वगैरह में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो साइन होता है वो हमें याद रखना है। प्राइमरी साइन होता है इरिटेबिलिटी एंड देन डिसोरिएंटेशन वगैरह, साइनोसिस वगैरह देखने को मिलेगा। देन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर जो प्राइमरी साइन होता है वो होता है लाइट हेडेडनेस, देन यहाँ पर नंबनेस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी कुछ अदर साइन यहाँ पर होते हैं। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर वीकनेस, हेडेक, एक यहाँ पर साइन इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार पूछा गया है, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। कुस्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है? नॉर्मली डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग को हम लोग कुस्मॉल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्चुअली नॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग 500 ml ब्रीथ लेते हैं, और रैपिड जो अपनी रेट होती है वो कितनी होती है? 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट और इसको बोलते हैं डेप्थ। तो डेप्थ और रेट अगर दोनों एक साथ बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के साइन है टिटेनी, हाइपर टोनिसिटी, सेलो एंड रैपिड ब्रीथिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिजीनेस और कन्फ्यूजन भी मिलता है। तो इसके अंदर जनरली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हमें याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पर सर्किल किया है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का प्राइमरी साइन है इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का है लाइट हेडेडनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुस्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है? डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग, यानी डेप्थ भी बढ़ जाए ब्रीथिंग की और रेट भी ब्रीथिंग की बढ़ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। अब हम लोग बात करते हैं कंपनसेशन की। तो कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति। जैसे एसिडोसिस यानी पीएच कम हो रही है, तो पीएच को नॉर्मल लाने के लिए बॉडी क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, या फिर एल्किलोसिस यानी पीएच ज़्यादा हो रही है तो बॉडी पीएच नॉर्मल लाने के लिए क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, उसे हम लोग बोलेंगे कंपनसेशन। तो जनरली रेस्पिरेटरी कंडीशन का जो कंपनसेशन है वो किया जाता है थ्रू द किडनी, और जो मेटाबॉलिक कंडीशन है उसका कंपनसेशन कौन करेगा? लंग्स करेंगे। तो ये चीज़ हमें बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंपनसेशन कौन करेगा? किडनी करेंगे। तो किडनी एसिडिक कंडीशन है तो बॉडी से एसिड बाहर निकालेंगे। तो हमें पता था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा था, बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ रही थी। तो किडनी क्या करेगी? CO2 को तो निकाल नहीं सकती है, लेकिन दूसरा एसिड वहाँ पर बॉडी से रिमूव कर सकती है, जैसे कि H+ आयन को बॉडी से रिमूव करना। इस तरीके से ये किया जा सकता है। ऐसे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस यानी बॉडी की पीएच ज़्यादा हो रही है तो पीएच कम करना है तो क्या करेगी? बेस को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा, या फिर एसिड को अंदर रखना पड़ेगा। तो किडनीज क्या करेगी? बेस को बाहर की तरफ एक्सक्रीट करेगी और हाइड्रोजन आयन को रिटेन करना स्टार्ट करेगी। तो ये होता है कंपनसेशन थ्रू द किडनी। देन मेटाबॉलिक कंडीशन का कंपनसेशन कौन करेंगे? लंग्स करेंगे। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, यानी पीएच क्या है? कम है, तो बॉडी क्या करेगी? एसिड को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक कंडीशन का कंपनसेशन कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। तो लंग्स क्या करेंगे? एसिड को बाहर निकालेंगे, और लंग्स के अंदर जो एसिड होता है वो कौन होता है? CO2। तो CO2 की मात्रा यहाँ पर क्या होने लग जाएगी? बॉडी के अंदर कम होने लग जाएगी। इसीलिए लंग्स क्या करने लग जाते हैं? हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हैं, यानी कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुस्मॉल रेस्पिरेशन का मतलब डेप्थ और रेट दोनों इंक्रीज हो जाएगी ताकि बॉडी से ज़्यादा CO2 बाहर निकल सके। ऐसे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर क्या हो गया? पीएच ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा पीएच को कम करने के लिए क्या करेंगे? एल्केलाइन कंडीशन ज़्यादा है तो क्या होगा? एल्केलाइन चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना। तो यहाँ पर क्या होगा? या फिर एसिड को अंदर रखना, तो CO2 को बॉडी रिटेन करना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रेट और डेप्थ जो होती है वो कम हो जाती है। सेलो ब्रीथिंग देखने को यहाँ पर मिलती है। देन हम लोग देखते हैं एसिडोसिस या एल्केलोसिस 3 टाइप का हो सकता है। तीन में से पहला टाइप है अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस या एल्केलोसिस, दूसरा पार्शियल कंपनसेटेड, और तीसरा फुल कंपनसेटेड या कंपनसेटेड। अब इनका मतलब क्या है कि अगर किसी पेशेंट को, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो चुका है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, इट मीन्स पीएच क्या होगी? वहाँ पर डिक्रीज होगी, और CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है, यानी कोई भी बॉडी में अभी कंपनसेशन स्टार्ट नहीं हुआ, यानी किडनी ने कोई भी कंपनसेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो वो कंडीशन कहलाती है कंपनसेटेड कंडीशन। दूसरी कंडीशन है पार्शियल कंपनसेटेड, यानी किडनी ने अभी कंपनसेशन स्टार्ट कर दिया है
और अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कैसे कंपनसेशन करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिटेन करके या एक्सक्रीट करके, या फिर बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन करके या एक्सक्रीट करके, तो वो कंडीशन कहलाती है पार्शियली कंपनसेशन। ऐसे ही फुली कंपनसेशन कंडीशन यानी कंपनसेशन कंडीशन में क्या होगा, पीएच जो होती है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाती है क्योंकि बॉडी उसको पूरी तरीके से कंपनसेट कर चुकी होती है। तो ये 3 कंडीशन होती है, अनकम्पनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड। और इससे रिलेटेड एम्स वगैरह के अंदर पीजीआई में इनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए COPD पेशेंट एडमिटेड इन ICU, हिज ABG वैल्यूज़ आर, उसके ABG वैल्यूज़ क्या है, पीएच दे रखा है, PaO2 दे रखा है, PaCO2 उस पर्सन का दे रखा है और बाइकार्बोनेट आयन। यही 4 पैरामीटर हम लोग देखते हैं ABG एनालिसिस के अंदर, जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। ये फाइंडिंग्स है। तो इन फाइंडिंग्स को देख करके नर्स क्या अंडरस्टैंड कर सकती है, तो क्या उस पर्सन को जिसके ABG सैंपल लिया गया है उस पर्सन को क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड है, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड है, क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं शॉर्ट और इजी तरीका आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो लास्ट स्लाइड के अंदर जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है उसके लिए इजी तरीका मैं बताने वाला हूं। अगर इस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो ये 7 पॉइंट मैंने बनाए हैं यहाँ पर, इन 7 पॉइंट को अगर आप माइंड के अंदर रखते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो। तो उसमें पहला पॉइंट जो है वो क्या है, बेसिक सा है कि रिमेंबर नॉर्मल वैल्यूज़। जो अपन ने 4 पैरामीटर पढ़े थे उनके नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे पीएच कितना होता है 7.35 से 7.45, PaCO2 कितना होता है 35 से 45, बाइकार्बोनेट आयन कितना होता है 22 से 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, और PaO2 कितना होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। तो ये हमें नॉर्मल वैल्यूज़ अगर याद है तो हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू भी हमें इन 3 की मेनली याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे। जनरली PaO2 भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी उसको कंसीडर नहीं करना है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, जबकि मोस्ट रिलायबल मार्कर यही होता है। तो वो अलग क्वेश्चन था। तो हमें 3 पैरामीटर याद रखने हैं, पीएच, PaCO2 और बाइकार्बोनेट आयन। तो इस तरीके से हमें याद रखने पड़ेंगे, तभी ये क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। देन यहाँ पर एरोज बनाने हमें कि जब भी किसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है क्वेश्चन के अंदर तो एरो बनाना है नीचे, और इंक्रीज हो रही है तो ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे। और एरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बीच में लाइन खींचेंगे। लाइन खींच के एक तरफ तो हम लोग पीएच का एरो बनाएंगे, दूसरी तरफ CO2 का और HCO3 माइनस आयन के एरो बनाएंगे। तो एरो अगर पीएच ज़्यादा है, CO2 कम है, बाइकार्बोनेट कम है, तो इस तरीके से एरो बना सकते हैं। तो आगे एग्जाम्पल में भी हम लोग इसको समझेंगे किस तरीके से एरो की फॉर्मेशन किया जाता है। देन थर्ड जो याद रखना है पॉइंट वो क्या है कि इफ़ पीएच इज़ लो देन एसिडोसिस। अगर पीएच लो है तो एसिडोसिस होगा और पीएच हाई है तो एल्कलोसिस। ये कोई रूल नहीं है, ये जनरली हमें पता होता है कि हाई पीएच होगी तो एल्केलोसिस होगा और पीएच लो होगी तो एसिडोसिस। तो पीएच को देख करके हम एसिडोसिस और एल्केलोसिस की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4th पॉइंट जो हमें क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करवाएगा। तो मैंने बताया था 3 कंडीशन के होते हैं, एसिडोसिस और एल्केलोसिस, अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और फुल्ली कंपनसेटेड। अगर किसी पर्सन को अनकम्पनसेटेड कंडीशन है तो ये नियम हमें याद रखने हैं, पीएच के साथ केवल एक ही पैरामीटर एबनॉर्मल होगा दोनों में से। ये 3 पैरामीटर याद रखने हैं, पीएच और PaCO2 और बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, अनकम्पनसेटेड में क्या होगा, पीएच के साथ केवल एक ही पैरामीटर एबनॉर्मल होगा, या तो PaCO2 या बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा। अगर CO2 एबनॉर्मल है मतलब कंडीशन रेस्पिरेटरी है, और बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है मतलब कंडीशन मेटाबॉलिक है। तो ये पहला रूल हो गया फॉर द अनकम्पनसेटेड। आगे एग्जांपल में और भी हमें समझ में आएगा। दूसरा कंडीशन होता है पार्शियल कंपनसेटेड। तो पार्शियल कंपनसेशन में मैंने बोला कि बॉडी धीरे धीरे कंपनसेशन शुरू कर देती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पीएच के साथ इसमें दोनों पैरामीटर एबनॉर्मल होंगे। इट मीन्स मतलब तीनों पैरामीटर एबनॉर्मल होंगे, पीएच भी एबनॉर्मल होगा, CO2 भी एबनॉर्मल होगा और बाइकार्बोनेट आयन भी एबनॉर्मल होंगे। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ओनली फुल पार्शियल कंपनसेशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तीनों पैरामीटर एबनॉर्मल होंगे। अगर अनकम्पनसेशन है तो एक ही पैरामीटर एबनॉर्मल होगा पीएच के साथ। देन फुल्ली कंपनसेशन के अंदर मैंने बताया
पूरा कंपनसेशन हो चुका है तो पीएच तो नॉर्मल होगी, लेकिन PaCO2 और बाइकार्बोनेट दोनों एबनॉर्मल होंगे। जो भी हमें पैरामीटर्स दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर उसमें PaCO2 और बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों एबनॉर्मल ही देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं, यानी फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या हो कहलाएगा, इसके अंदर एक ट्रिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोम के नाम से जानते हैं, यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। अब इसको एग्जांपल सामने जो एरो बनाए हैं मैंने आपको दिखाई दे रहे होंगे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होंगे, एरो अपोजिट बनेंगे पीएच के, यानी अगर पीएच लो है पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं तो बाकी दोनों पैरामीटर क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे अपोजिट। या फिर एम ई का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक इक्वल। अगर कंडीशन मेटाबॉलिक है तो एरो इक्वल डायरेक्शन में बनेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। यानी पीएच का एरो नीचे है तो बाकी दोनों पैरामीटर भी नीचे की तरफ होंगे, या फिर पीएच का एरो ऊपर है तो दोनों पैरामीटर ऊपर होंगे। तो इस तरीके से रोम को अप्लाई करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन सिक्स पॉइंट है, इन केस ऑफ फुली कंपनसेशन। फुली कंपनसेशन में पीएच क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो पीएच नॉर्मल फुली कंपनसेशन में क्या होगी, पीएच नॉर्मल होगी। तो हम पीएच का एरो किधर बनाए, तो पीएच की रेंज हमने बताई थी 7.35 से लेकर के कितनी होती है, 7.45। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन में 7.36 दिया हुआ है, तो 36 किस तरफ है, लोअर डाउन में, तो एरो नीचे बनेगा। अगर क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ 7.41, 7.42, 7.44, तो एरो किधर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ हमें बनाना है। एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। देन अगला और सातवां और लास्ट रूल है जिगजैग रूल। तो उस जिगजैग रूल को ओनली अप्लाई करते हैं मिक्स्ड कंडीशन में, मिक्स्ड एसिडोसिस या मिक्स्ड एल्केलोसिस के कंडीशन में। अगली स्लाइड में इसको भी हम लोग समझते हैं। सेवंथ और लास्ट पॉइंट है मिक्स्ड वाला कंडीशन। तो मिक्स्ड एसिडोसिस जब भी होगा, मिक्स्ड एसिडोसिस का मतलब क्या होता है कि मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक साथ किसी पर्सन के अंदर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड एसिडोसिस। या फिर मिक्स्ड एल्केलोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एक साथ हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड एल्केलोसिस। तो हमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड एसिडोसिस का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके की कंडीशन को कैसे पहचानेंगे हम लोग पैरामीटर्स को देख करके। तो जिगजैग रूल अभी बताया था मैंने। जिगजैग रूल का मतलब होता है जेड टाइप से, यानी तीनों एरो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि पीएच का एरो नीचे है, दूसरा एरो ऊपर है CO2 का, और बाइकार्बोनेट का नीचे है। तो इस तरीके से जिगजैग बन रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन बनता है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों बोला, क्योंकि पीएच यहाँ पर क्या है, लो कंडीशन में है। देन मिक्स्ड एल्केलोसिस में क्या मिलेगा, पीएच तो ज़्यादा मिलेगी, CO2 कम मिलेगा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके कंडीशन को हम लोग कहेंगे मिक्स्ड एल्केलोसिस। अब इसको बेसिकली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच कम होगी, एसिड क्या होगा, बढ़ेगा, यानी CO2 बढ़ेगा। पीएच तो कम हो रही है क्योंकि एसिड बढ़ रहा है, और बेस क्या होगा, बॉडी में कम होगा, यानी बाइकार्बोनेट आयन क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर, कम। तो इस तरीके की कंडीशन क्या होती है, मिक्स्ड कंडीशन होती है, और इसे हम लोग बोलते हैं जिगजैग रूल। तो फटाफट क्विक रिव्यू करेंगे हम लोग सातों पॉइंट का। तो क्या क्या याद रखना है, इन तीनों वैल्यूज़ को याद कर रखना है, एरो बनाने हैं, वैल्यू कम है तो नीचे की तरफ, ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ में। देन यहाँ पर पीएच को देखना है, पीएच अगर कम है तो एसिडोसिस, ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है, अनकम्पनसेटेड में पीएच के साथ केवल एक ही एबनॉर्मल होगा, CO2 एबनॉर्मल है पीएच के साथ तो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, और बाइकार्बोनेट है तो मेटाबॉलिक कंडीशन है। पार्शियल में तीनों पैरामीटर एबनॉर्मल होंगे, यानी पीएच भी एबनॉर्मल होगी, CO2 भी एबनॉर्मल होगा, और बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल होगा। फुली कंपनसेशन में क्या होगा, पीएच तो नॉर्मल होगी लेकिन CO2 और बाइकार्बोनेट दोनों एबनॉर्मल होंगे। देन यहाँ पर रोम वाला ट्रिक हमें अप्लाई करना है। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे दोनों एरो। पीएच का अगर नीचे है तो ये दोनों ऊपर होंगे, और पीएच का एरो ऊपर होगा तो ये दोनों एरो नीचे होंगे। और मेटाबॉलिक में क्या होगा, इक्वल, यानी सेम डायरेक्शन में होंगे इस तरीके से, या तो तीनों नीचे या तीनों ऊपर। देन फुली कंपनसेशन में हमें पीएच का एरो कैसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीएच नॉर्मल हो जाती है। तो पीएच जिस तरफ है 7.35 से 7.45 रेंज है, तो जिस तरफ है उसी तरफ एरो अपन को बनाना है। और लास्ट वाला जिगजैग रूल किसके लिए था, ओनली मिक्स्ड एसिडोसिस के लिए था। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक COPD का पेशेंट है जिसकी ये वैल्यूज़ है पीएच 7.10, PO2 हमें पता है किस तरीके क्वेश्चन को देखते टाइम नहीं देखना है,
PaCO2 52 और SCO3 कितना दे रखा है 23। तो सबसे पहला जो रूल था हमें वैल्यू याद है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। अब हम लोग इनके एरो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एरो में मैंने बताया था इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ पीएच के एरो और दूसरी तरफ CO2 और बाइकार्बोनेट के एरो बनाते हैं। तो पीएच यहाँ पर देख पा रहे हैं 7.10, यानी पीएच कम है कि ज़्यादा है। नॉर्मल कितनी होती है 7.35 से 7.45, तो यहाँ पर कम है इसलिए एरो कहाँ पर बनेगा, कम की तरफ बनेगा। दूसरा पैरामीटर क्या था CO2 नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, तो यहाँ पर 52 दे रखा है, इट मीन्स एरो ऊपर की तरफ। देन बाइकार्बोनेट 23 दे रखा है, नॉर्मल कितना होता है 22 से 27, यानी ये नॉर्मल है यहाँ पर। तो अब हमें इस तरीके से हमने नॉर्मल का कोई एरो यहाँ पर नहीं बनाते, नॉर्मल को ब्लैंक यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो अब इस एरो को बनाने के बाद में हम लोग देखते हैं कि इनमें से क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो क्या आंसर होना चाहिए, हमें पता था 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड। तो पार्शियल कंपनसेटेड ये है नहीं क्योंकि तीनों पैरामीटर एबनॉर्मल नहीं है, ओनली 2 ही पैरामीटर एबनॉर्मल है। देन यहाँ पर अनकम्पनसेटेड ये कंडीशन होगी क्योंकि पीएच के साथ में एक ही पैरामीटर एबनॉर्मल है। तो अपना जो लिखते जाएंगे यहाँ पर, यानी ये कंडीशन क्या होगी, अनकम्पनसेटेड कंडीशन होगी। देन तीसरा रूल था पीएच को देखो, यानी एरो पीएच का नीचे की तरफ है, इट मीन एसिडोसिस है, तो ये भी हम लोग लिखेंगे एसिडोसिस। तो हमें आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन रोम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो रोम का मतलब क्या था, रेस्पिरेटरी में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तीर और मेटाबॉलिक में इक्वल डायरेक्शन में होंगे। तो ये दोनों तीर क्या अपोजिट है या सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, इट मीन्स रेस्पिरेटरी अपोजिट, मतलब कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है। तो इसको हम लोग अब कंपाइल कर लेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। तो इसमें ढूंढेंगे कहाँ पर है ये आंसर अपने पास, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास सी वाला आंसर यहाँ पर होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वही रूल हमें याद रखना है माइंड के अंदर। तो यहाँ पर पीएच दे रखी 7.24, PO2 को देखना नहीं है हमें, CO2 दे रखा है 30 और बाइकार्बोनेट दे रखा है 19। तो अब हम लोग इसके एरो बनाना स्टार्ट करेंगे, वही लाइन खींचेंगे, एक तरफ पीएच दूसरी तरफ बाकी दोनों पैरामीटर। तो पीएच का एरो कहाँ बनना चाहिए, नीचे या ऊपर, तो इसका एरो कहाँ पर बनेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि पीएच 7.35 से कम है। देन CO2 कितनी होती है नॉर्मल 35 to 45, तो यहाँ पर कितना है 30, तो इसका एरो भी कहाँ पर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। देन बाइकार्बोनेट क्या है यहाँ पर, बाइकार्बोनेट भी कम है, यानी इसका एरो भी क्या बनेगा यहाँ पर, नीचे की तरफ बनेगा। तो तीनों एरो क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब हम लोग 1 by 1 रूल्स अगर हमें माइंड में याद है तो करते जाएंगे। तो रूल में हमें पता है कि तीनों पैरामीटर एबनॉर्मल है, इट मीन्स कंडीशन कौन सी है यहाँ पर, पार्शियल। कंडीशन कौन सी है, पार्शियल कंपनसेटेड है। तो हमें शॉर्ट में लिख लिया पार्शियल। यहाँ पर 3 रूल जो थे 4th पॉइंट के अंदर, पीएच के साथ कोई एक एबनॉर्मल है मतलब अनकम्पनसेटेड, तीनों एबनॉर्मल है मतलब पार्शियल कंपनसेटेड, और पीएच नॉर्मल है और दोनों अगर एबनॉर्मल है, इट मीन्स कंडीशन क्या है, फुली कंपनसेशन है। तो इस कंडीशन में अपना आंसर क्या होना चाहिए, पार्शियल कंपनसेशन का होगा। देन यहाँ पर जो तीसरा नियम था उसमें था पीएच को देखना है, तो पीएच क्या हो रही है, नीचे की तरफ है, और पीएच नीचे है मतलब लो है, मतलब एसिडिक कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या लिख लिया अपन ने, एसिडोसिस कंडीशन ये है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे रोम वाला ट्रिक। तो रोम में क्या था, रेस्पिरेटरी में एरो अपोजिट होते हैं और मेटाबॉलिक में इक्वल डायरेक्शन में होते हैं। तो ये एरो हम लोग देख पा रहे हैं अपोजिट है या इक्वल डायरेक्शन में है, ये एरो इक्वल में, इट मीन्स ये कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक है। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया इसका मेटाबॉलिक। इसको अब हम लोग अरेंज कर लेंगे, इट मीन्स कंडीशन क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। तो ऑप्शन ढूंढ सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन जो अपने पास है 4th यानी डी ऑप्शन जो है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड, ये इसका आंसर रहेगा। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। इस एग्जांपल में भी पीएच दे रखा है, PO2 हमें देखना नहीं है, PaCO2 दे रखा है और बाइकार्बोनेट, तीनों पैरामीटर दे रखे हैं और इनमें से कंडीशन का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो हमें सेम वही एरो बनाने हैं। तो ये अपन ने लाइन खींचा, लाइन खींच के एक तरफ पीएच दूसरी तरफ बाकी दोनों पैरामीटर। तो पीएच यहाँ पर 7.35 दे रखा है, इट मीन्स ये नॉर्मल है, इट मीन्स कंडीशन पता लग गई हमें, पीएच नॉर्मल दे रखा है, इट मीन्स कंडीशन क्या हो गई, फुल्ली कंपनसेटेड हो चुकी। तो वैसे तो इसमें एक ही ऑप्शन फुल्ली कंपनसेटेड का है, तो ये आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको आगे सोल्व करके हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फुल्ली कंपनसेटेड। देन पीएच का एरो भी बनाना पड़ेगा फिर भी हमें, क्योंकि मैंने बताया था पीएच का एरो तो बना के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर
एरो किस तरफ बनेगा, नॉर्मल रेंज की तरफ है, ये 7.35 से 7.45 यानी नीचे वाली रेंज की तरफ है, इसलिए एरो कहाँ पर बनाया हम लोगों ने, नीचे की तरफ। देन यहाँ पर CO2 का एरो कहाँ पर बनेगा, CO2 कितना होता है नॉर्मल 35 से 45, लेकिन ये 52 है इस क्वेश्चन में, तो एरो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। बाइकार्बोनेट भी 22 से 27 होता है, तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ बनेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं फुली कंपनसेटेड हमने लिख लिया है ऑलरेडी, ये कंडीशन है। पीएच नीचे की तरफ थी, इसका मतलब ये कंडीशन पहले क्या थी, एसिडोसिस थी। अगर ऊपर की तरफ एरो होता तो एल्केलोसिस होता। देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे रोम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रोम वाला रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। अभी डायरेक्शन ऑफ एरो हम लोग देख सकते हैं पीएच के अगेंस्ट है या पीएच की तरफ है, तो पीएच के अगेंस्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट, मतलब ये कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी है। तो इसको हम लोग सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड, जो कि आंसर बी यहाँ पर होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, पीएच दे रखे हैं, PO2 हमें देखना नहीं है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, PaCO2 दे रखा है और बाइकार्बोनेट दे रखा है, तो सेम वही एरो हम लोग बनाएंगे। बीच में हमने ये दीवार खींच दिया, दीवार की एक तरफ पीएच, दूसरी तरफ बाकी दोनों पैरामीटर। तो पीएच 7.30 है, इट मीन्स एरो कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि कम है पीएच। CO2 कितना है, 38 है, यानी CO2 क्या है, नॉर्मल है। देन बाइकार्बोनेट क्या है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट कम है, तो ये बाइकार्बोनेट 22 से 27 होता है नॉर्मल, तो बाइकार्बोनेट का एरो भी क्या बनेगा, नीचे की तरफ। तो जो अपना फोर्थ नियम था उसमें हमने बताया था पीएच के साथ अगर कोई एक पैरामीटर है, मतलब कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, अनकम्पनसेटेड होगी। ठीक है। देन यहाँ पर पीएच को देखो, तीसरे रूल में मैंने बताया था पीएच को देखो, पीएच में एरो नीचे है, मतलब कंडीशन क्या होगी, एसिडोसिस। अगर ऊपर होता तो एल्केलोसिस होती। देन यहाँ पर रोम अप्लाई करो, रोम में बताया था रेस्पिरेटरी में अपोजिट डायरेक्शन में और मेटाबॉलिक में इक्वल डायरेक्शन में होंगे एरो। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों एरो क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पर है, तो ये कंडीशन क्या होगी, मेटाबॉलिक होगी। तो आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। तो अब ये क्वेश्चन में अनकम्पनसेटेड वगैरह पूछा नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली अपना आंसर क्या दे दो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पीएच दे रखी है, देन CO2 और PaO2 देखना नहीं है, CO2 दे रखा है, बाइकार्बोनेट दे रखा है। तो सेम क्या करेंगे, लाइन खींचा, एक तरफ पीएच दूसरी तरफ बाकी दोनों पैरामीटर। तो पीएच क्या होगा, यहाँ पर पीएच का एरो क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि 7.35 से कम है। देन CO2 55 दे रखा है, तो एरो कहाँ बनेगा, ऊपर, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 35 to 45। देन बाइकार्बोनेट कितना होता है नॉर्मल 22 से 27, तो इसका एरो क्या होगा, यहाँ पर ये एरो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, कम होगा। तो मैंने बताया था कि इसमें हम लोग देख पा रहे हैं एक एरो नीचे है, एक एरो ऊपर है और अगला एरो भी नीचे है। तो इस तरीके का अगर पैटर्न देखने को मिल रहा है तो वो कंडीशन मिक्स कंडीशन वहाँ पर कहलाती है। जिग-जैग वाला रूल यहाँ पर हमें दिखाई दिया। तो जिग-जैग रूल में बोला था तीनों एरो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, जेड की तरह ये बनेगा, तो जिग-जैग रूल यहाँ पर होगा। तो अब ये मिक्स्ड कंडीशन तो है, लेकिन एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है, इन दोनों में से हमें कैसे पता पड़ेगा, पीएच का एरो कहाँ है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन है। तो मिक्स्ड एसिडोसिस इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, 8 क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ईजिली ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, कम टाइम के अंदर कर पाएंगे। और हमें पता है एम्स DSSB वगैरह के अंदर टाइम कम रहता है, तो अगर टाइम कंज्यूम आप कम करोगे तो अगले क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम आप लोग दे पाओगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक न्यूमोनिया पेशेंट एडमिट है आईसीयू में और उसकी ABG वैल्यूज़ दे रखी है, पीएच दे रखा है, CO2 ऑक्सीजन दे रखा है, PaCO2 दे रखा है 56 और बाइकार्बोनेट है 24। तो इनमें से क्या आंसर होगा, आप लोग जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दें। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस का प्राइमरी साइन क्या है, नंबनेस, लाइट हेडेडनेस, इरिटेबिलिटी, अनकॉन्शियसनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ
PaCO2 पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन जनरली कई बार हम लोग जल्दी में गलत कर देते हैं कि हमें याद है कि PaCO2 नॉर्मल कितना होता है 35 से 45, तो हम जल्दी से ए पे टिक कर देंगे। लेकिन पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि किलो पास्कल में पूछा है, तो किलो पास्कल में क्या करना पड़ेगा ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दें कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आधा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर दिया है। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि एक पेशेंट एडमिट है और उसकी एक जो है ABG वैल्यूज़ ये हम लोगों ने दे रखी है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट सॉल्व करें और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन है कि मिस्टर जैक एडमिट है और पैनिक कंडीशन में है 2 दिन से, और उसके ABG वैल्यूज़ ये दे रखी है हम लोगों ने, जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो क्वेश्चन में दी हुई है। तो इसको आप लोग सेम वही तरीके से सॉल्व करेंगे, एरो बनाएंगे, एरो बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे pH यहाँ पर नॉर्मल है तो क्या कंडीशन हो सकता है, नॉर्मल किस तरफ नॉर्मल है, तो क्या कैसे इसका आंसर देना है, तो उसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है कि ABG एनालिसिस ऑफ एक एडल्ट पर्सन का ABG जो वैल्यूज़ है वो दे रखी है और इसमें से क्या कंडीशन उस पर्सन को हो सकती है। तो pH दे रखा है, CO2 दे रखा है और बाइकार्बोनेट दे रखा है। तो इसको भी हम लोग एरो बना करके फटाफट सॉल्व करके इसका आंसर भी आप लोग को देना है। और सेवन्थ क्वेश्चन है कोस्मोल्स रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सी कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को देना है। और एट्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट स्पेसिफिक या मोस्ट एक्यूरेट मार्कर ऑफ रिकवरी ऑफ हाइपोक्सिया पेशेंट। तो हाइपोक्सिया पेशेंट की रिकवरी का सबसे बेस्ट मार्कर इनमें से कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोग जो आंसर दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमेंट बॉक्स के अंदर दूसरे स्टूडेंट्स के कॉपी करके बता देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। खुद के आंसर आप लोग दे पहले, देन आफ्टर दूसरे के कमेंट्स के अंदर देखें कि किसने क्या कमेंट वहाँ पर किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।